process. So all the natural process are the irreversible process. But अगर तुम मान लो कि बहुत ही इनफाइनिटेसिमल प्रोसेस है, मतलब एक बहुत ही छोटा इंस्टेंट है प्रोसेस का, ठीक है, जिसे तुम देख भी नहीं सकते, समझ भी नहीं सकते, तो उस प्रोसेस का एक छोटा इंस्टेंट में हम बोल सकते हैं कि रिवर्सिबल हो भी सकता है। मतलब ये बहुत ही एक हाइपोथेटिकल चीज है। लाइक कोई रिएक्शन अगर ए से बी तक जा रहा है एंड इसके लिए हमें बाहर से हीट या एनर्जी या कुछ भी देना पड़ रहा है, तो ये ऑटोमेटिकली बी से ए में नहीं आ सकता, राइट? तो अगर आ सकता है तो फिर ही हम बोलते हैं रिवर्सिबल, अदरवाइज इट्स नॉट रिवर्सिबल। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में किसको पता है, क्या है ये? Energy neither be created nor be destroyed, it only transforms from one form to another form. Like that basic energy form, right? That energy को हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, क्रिएट नहीं कर सकते, बट मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं? तो मैंने ऑलरेडी लिख दिया है इसमें, डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अब क्या है, कौन सा क्या है, डेल्टा यू क्या है? सो डेल्टा यू मतलब सिस्टम का इंटरनल एनर्जी है, राइट? तो सिस्टम का इंटरनल एनर्जी मतलब क्या हो सकता है? सिस्टम का इंटरनल एनर्जी मतलब उसका जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हो सकता है, उसका काइनेटिक एनर्जी हो सकता है, ठीक है, एंड उसका बाकी सारा ऑल जो न्यूक्लियर मैग्नेटिक जो जो एनर्जी है वो भी हो सकता है। सारे एनर्जी को मिला के जो एनर्जी रहता है सिस्टम में उसको हम बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। तो मान लो अगर तुम्हारे पास एक सिस्टम है S1 एंड तुम इस सिस्टम, एक स्टेट है और एक सिस्टम है, एंड अगर इस स्टेट से इस स्टेट में S2 में तुम जा रहे हो एंड तुम्हारे पास एक स्टेट ऑफ एनर्जी मतलब इंटरनल एनर्जी है, इसको बोल रहे हो तुम U1, ठीक है, एंड तुमने कुछ प्रोसेस किया है, बाहर से कुछ देना पड़ेगा, लाइक बाहर से तुम्हें हीट देना पड़ेगा तुम्हारे उसका पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड ऑल द इंटरनल एनर्जी को चेंज करने के लिए। या फिर इधर तुम हीट दे सकते हो बाहर से, इधर तुम वर्क डन, और तुम वर्क डन कर सकते हो, या फिर वो जो तुम्हारा सिस्टम है खुद से हीट निकल सकता है या फिर खुद से कुछ वर्क डन कर सकता है कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने के लिए। तो बेसिकली क्या हो गया कि U2 माइनस U1 मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस है, राइट, जो इंटरनल एनर्जी का जो डिफरेंस है वो क्या हो गया, Q प्लस डब्ल्यू हो गया। एंड दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। कि डेल यू क्या है, इंटरनल एनर्जी क्या है? तो मैंने जैसे बोला इंटरनल एनर्जी मतलब, तो अगर मान लो तुम्हारे पास एक मान लो तुम्हारे पास एक बॉक्स है, बॉक्स के अंदर तुमने कुछ गैस रख दिया है, नाइट्रोजन गैस रख दिया, ठीक है, उस गैस में क्या होगा, उसका काइनेटिक एनर्जी होगा, लाइक जो मॉलिक्यूल्स है उसमें, उस बॉक्स का जो जो गैस में जो मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स इधर उधर जाएगा, उसका काइनेटिक एनर्जी होगा, उसका एक पोटेंशियल एनर्जी होगा, उसका इंटर एटॉमिक एनर्जी होगा, लाइक न्यूक्लियर एनर्जी होगा। तो सारे जो एनर्जी का जो कंबाइंड एनर्जी होता है उसको हम बोलते हैं इंटरनल एनर्जी यू, उसको ही हम बोलते हैं इंटरनल एनर्जी और यू। समझ में आया? Yes. बट Sir, प्रॉब्लम क्या है? basically total energy of the system is called internal energy. एग्जैक्टली राइट, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज इंटरनल एनर्जी। इसमें भी एक कैच है कि हम ग्रेविटेशनल एनर्जी को इसमें इंक्लूड नहीं करते, पर ठीक है, नहीं लगेगा अभी तक। तो इसमें प्रॉब्लम है, हम एक सिस्टम का एक यू मतलब एक ही टाइम का इंटरनल एनर्जी नहीं निकाल सकते। हम जो कर सकते हैं कि अगर इंटरनल एनर्जी का चेंज हुआ, मान लो ये जो गैस का जो मैंने एग्जांपल बोला, इसमें नाइट्रोजन गैस है, इसमें तुमने बाहर से कुछ हीट दे दिया, ठीक है, तो फिर क्या होगा, इस मॉलिक्यूल, ये जो मॉलिक्यूल है और भी जोर से मूव करने लगेगा, मतलब इसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा, मतलब वो जो पहले यू स्टेट में था उससे वो यू डैश स्टेट में चला जाएगा, मतलब उसके इंटरनल एनर्जी का चेंज हो जाएगा, राइट? Yes, sir. ये Yes, जो sir. जो इंटरनल एनर्जी का चेंज हो रहा है, तो बेसिकली किस वजह से हो रहा है कि हीट जो तुम दे रहे हो, ये क्यू है हीट, हीट एक्सचेंज और हीट टेकन, और ये जो डब्ल्यू जो वर्क डन तुम सिस्टम के ऊपर कर रहे हो, ठीक है, तो उसके वजह से होता है। ओके, सो व्हाट इज दिस वर्क डन? तो बेसिकली जियोकेमिस्ट्री में हम वर्क डन को समझते हैं बस इससे कि हम इस सिस्टम को कंप्रेस कर रहे हैं या फिर वो सिस्टम एक्सपैंड कर रहा है, लाइक मतलब अगर इजी वे में हम इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, मान लो ये तुम्हारे लिए एक सिस्टम है। बोल, कोई कुछ बोल रहा था? That means volume change, expand or compress. लाइक एकदम राइट, कि वो एक्सपैंड कर सकता है या फिर तुम बाहर से उसको कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, राइट? तो सिस्टम एक्सपैंड कर रहा है मतलब क्या हो रहा है, मतलब सिस्टम खुद से कुछ काम कर रहा है, मतलब वो जो सिस्टम के अंदर जो मॉलिक्यूल है वो बहुत, मतलब तुमने टेम्पर कुछ हो गया है, तुमने बाहर से टेम्परेचर या हीट दे दिया है उसके वजह से, और कुछ चेंज हुआ है जिसके वजह से वो मॉलिक्यूल कुछ ज्यादा ही वाइब्रेट कर रहे हैं, वो मतलब खुद से एक्सपैंड करने का कोशिश कर रहे हैं, राइट? मतलब जो वर्क डन जो हो रहा है, वर्क डन इज डन बाय द सिस्टम, राइट? वर्क डन बाय द सिस्टम।
अगर एक्सपैंड हो रहा है, यस और नो? Yes, sir. एंड अगर कांटेक्ट हो रहा है तो वर्क डन इज ओवर द सिस्टम। Yes, sir. तो बाहर से तुम वर्क डन कर रहे हो, तो इसमें हमारा आ जाता है जो हम कन्वेंशनली क्या बोलते हैं, मतलब अगर सिस्टम वर्क डन कर रहे हैं, हम सब सारा कुछ, मतलब ये अगर याद भी नहीं रहा है तो नेगेटिव क्या होगा पॉजिटिव क्या होगा, तो बस एक चीज याद करने की कोशिश करो कि तुम सारा जो कुछ सोच रहे हो या फिर जो भी कुछ कर रहे हो वो सिस्टम के पर्सपेक्टिव में कर रहे हो, ठीक है, ऑन पर्सपेक्टिव ऑफ द सिस्टम। तो सिस्टम के पर्सपेक्टिव में क्या हो गया, मतलब समझो तुम, क्योंकि ये फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का अलग होता है, तो ऑन पर्सपेक्टिव ऑफ द सिस्टम, तो सिस्टम के पर्सपेक्टिव में सोचो, अगर समझो तुम सिस्टम के अंदर बैठो, तुम सिस्टम हो एंड सिस्टम एक्सपैंड कर रहा है, तो मतलब क्या हो रहा है, वर्क डन पॉजिटिव हो रहा है या वर्क डन नेगेटिव हो रहा है? Positive. Sir, positive. अगर Sir, I think सिस्टम negative. System lose the Negative. energy. नेगेटिव, राइट, मतलब तुम समझो ना कि तुम खुद, तुम्हारा बॉडी खुद ही एक सिस्टम है, राइट, तुम्हारा बॉडी खुद ही एक सिस्टम है, तुम बाहर से कुछ काम कर रहे हो, तुम बड़े हो रहे हो, मतलब एक्सपेंड करना मतलब क्या हो रहा है, तुम ग्रो कर रहे हो या फिर तुम बाहर से कुछ काम कर रहे हो, ठीक है, तो उससे क्या हो रहा है कि तुम्हारा तुम्हारा वर्क डन, तुम तुम्हारा वर्क डन नेगेटिव हो रहा है, राइट, तुम कुछ खुद से कुछ काम कर रहे हो, है ना, तुमने वर्क डन लॉस किया। एंड अगर समझो तुम्हारे ऊपर कोई काम कर रहा है, मतलब सिस्टम के ऊपर कोई काम कर रहा है, ठीक है, उसको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, मतलब बाहर से कुछ काम कर रहा है, तो फिर बाहर से वर्क डन आया, इसलिए हम बोलते हैं पॉजिटिव। समझ में आया? Yes, sir. ओके, तो हीट के लिए हम ये तो वर्क डन डब्ल्यू के लिए हो गया, तो हीट के लिए हम क्या बोलेंगे? सर ये हीट नीचे के, क्या लिखा है कॉम्पैक्ट में? वर्क डन बाय द डैश सिस्टम। ओके, कॉन्ट्रैक्ट मतलब वर्क डन ओवर द सिस्टम ओके ओके। और वर्क डन ऑन द सिस्टम, व्हाटएवर, ऑन द सिस्टम, वर्क डन सिस्टम, इसमें लिखा हुआ है वर्क डन by the system is negative and work done on the system is positive, ठीक है। एंड हीट क्या होगा, हीट के पर्सपेक्टिव में क्या होगा कि अगर सिस्टम में कोई बाहर से हीट दे रहा है, ठीक है, कि वो अगर बाहर से आ रहा है, तो फिर क्या बोलोगे, हीट क्या है? हेलो, हेलो, एम आई ऑडिबल? यस सर। ओके, तो फिर बाहर से अगर हीट आ रहा है तो फिर हम उसको क्या बोलेंगे, पॉजिटिव बोलेंगे, एंड अगर हीट सिस्टम निकल रहा है खुद से, तो सिस्टम से हीट चला जा रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव बोलेंगे। एंड वर्क डन के लिए एक और बार समझ लेते हैं इसको, कि वर्क डन अगर सिस्टम के ऊपर कोई कर रहा है, सिस्टम के ऊपर अगर कोई वर्क डन कर रहा है, तो फिर हो गया एक पॉजिटिव वर्क डन, एंड सिस्टम अगर खुद से कोई वर्क डन कर रहा है, तो हो गया नेगेटिव वर्क डन। तुम सिस्टम के पर्सपेक्टिव में सोचो, क्योंकि ये सारे सिस्टम के पर्सपेक्टिव में होता है, ठीक है, तो फिर हमारा बेसिक फॉर्मूला हो गया डेल यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। एंड सर हीट के बारे में और एक बार बोल दीजिए। के बारे में और एक बार, ओके, ओके, समझो तुम्हारे पास एक बॉक्स है, उसमें गैस है, सेम बॉक्स और गैस वाला एग्जांपल ले लो, ठीक है, एंड सिस्टम के पर्सपेक्टिव में सोचो, अगर बाहर से कोई हीट दे रहा है तो फिर क्या होगा, सिस्टम का हीट बढ़ेगा, है कि नहीं, अगर बाहर से हीट आ रहा है, तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि हीट अगर बाहर से आ रहा है तो फिर पॉजिटिव हो रहा है, ठीक है, एंड अगर सिस्टम ने खुद से हीट छोड़ दिया बाहर सराउंडिंग में, ठीक है, तो फिर क्या होगा, सिस्टम का हीट लॉस हो गया, इसलिए अगर सिस्टम ने हीट लॉस किया है, इसलिए तब हम उसको बोल रहे हैं क्यू नेगेटिव है, ठीक है। यस यस सर। ओके, 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 तो Sir, during और the एक, sir यस, during the heat adding of system, the internal energy of system is always increased. ड्यूरिंग द, In the positive case, during ओके, adding the heat in the system, the internal energy of the system is always increased मतलब because तुम we बोल रहे add हो, heat. ओके, हाँ, तुम जो बोलना चाहते हो कि अगर तुम्हारे पास अगर फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला बोल रहे हैं क्यू प्लस डब्ल्यू, अगर तुम्हें सिस्टम से बाहर से हीट आ रहा है, दैट मीन्स क्यू पॉजिटिव हो गया, ठीक है, एंड तुम्हें देखना पड़ेगा डब्ल्यू Yes, क्या sir. है, मतलब सिस्टम के ऊपर वर्टन कर रहा है या वर्टन इज बाय द सिस्टम और वर्टन इज ऑन द सिस्टम, ये तुम्हें देखना पड़ेगा, है नहीं, है कि नहीं, अगर वो पॉजिटिव है देन ऑब्वियसली इंटरनल एनर्जी का चेंज पॉजिटिव होगा, यस और नो? Yes, sir. ओके, ओके, तो फिर हम
थोड़ा बहुत वर्क डन को समझ लेते हैं, क्योंकि इंटरनल एनर्जी को समझ लिया, हीट को तो समझ लिया, वर्क डन क्या है। तो ऑब्वियसली वर्क डन तो पता ही है कि वो ठीक है, एक डॉट एस है। हम फोर्स मतलब क्या है, फोर्स मतलब प्रेशर, प्रेशर मतलब क्या है, मतलब फोर्स इनटू एरिया। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, सॉरी, Force per unit area is pressure. एंड जो एस है उसको ऐसे लिख सकते हैं हम, ठीक है। हेलो, Yes, sir. ओके, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है इसमें। Sir, pressure is equal to force of an area. तो force होगा pressure into area. प्रेशर इनटू एरिया, राइट। एरिया इंटू एस जो एक डिस्टेंस है उसको हम वॉल्यूम, ऐसे वॉल्यूम बोल सकते हैं उसको, राइट। मतलब पीवी बोल सकते हैं, ये बोल सकते हैं, राइट। मतलब वर्क डन का और एक फॉर्मेट भी अगर ये हो गया, अगर तुम किसी मतलब तुम्हारे पास एक बॉक्स है, उसको तुम अगर कंप्रेस कर रहे हो या फिर वो अगर खुद से एक्सपैंड कर रहे हो, तो फिर भी वो बॉक्स एक वर्क डन कर रहा है। मतलब जियोकेमिस्ट्री के पर्सपेक्टिव में वर्क डन यही है, ठीक है। कितना इज इट ओके? Yes, sir. Yes. ओके, तो और एक हम एक्चुअली इसको एक कन्वेंशन है, अगर तुम पीवी, तो ये V क्या है? भी वॉल्यूम है, Okay, okay. ओके। मतलब तुम्हें और कुछ याद नहीं रखना पड़ेगा, तुम्हें बस यही याद रखना होगा, वर्क डन इक्वल्स टू माइनस टी डेल्टा वी। अगर माइनस क्यू आया, ये एक्चुअली मतलब जियोकेमिस्ट्री का कन्वेंशन के लिए है माइनस। एंड बेसिक शब्दों में अगर समझना चाहते हो तो फिर एरिया अंडर दिस पीवी कर्व, अगर तुम्हारे पास एक प्रेशर एंड वॉल्यूम का एक कर्व है, ठीक है, एंड उसके अंदर का जो एरिया है पी डेल्टा वी, वही है तुम्हारा वर्क डन। सो वर्क डन इज ऑल्सो द एरिया अंडर द पीवी कर्व। तो सर फिर नेगेटिव क्यों हो गया? ओके, एक्चुअली दैट नेगेटिव पार्ट इज एक्चुअली कन्वेंशन के वजह से हो रहा है, ठीक है। क्योंकि अगर तुम इसको मैं समझना चाहता हूँ, ये एक्चुअली बहुत बड़ा हो जाएगा। एक्चुअली तुम्हारे पास ये हो रहा है कि मतलब फाइनल वॉल्यूम एंड इनिशियल वॉल्यूम का जो चेंज हो रहा है, ठीक है, अगर तुम इसमें नेगेटिव नहीं दोगे, कैसे समझो, अगर समझो ये अगर हो गया फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम डेल्टा वी मतलब, ठीक है। तो अगर तुम अगर सपोज मैंने क्या बोला कि जियोकेमिस्ट्री का कन्वेंशन क्या है, अगर सिस्टम कोई वर्क डन कर रहा है, मतलब सिस्टम खुद से कोई वर्क डन कर रहा है, तो फिर क्या होगा, सिस्टम अगर खुद से वर्क डन कर रहा है तो फिर फाइनल वॉल्यूम ज्यादा होगा या इनिशियल वॉल्यूम ज्यादा होगा? Final volume is more than initial फाइनल volume. वॉल्यूम ज्यादा होगा, राइट। तो फिर क्या आ जाएगा, मतलब ये वाला पार्ट तो पॉजिटिव आ जाएगा, मतलब एज अ होल क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। मतलब वर्क डन क्या होगा फिर, ओनली देन वर्क डन विल बी नेगेटिव, है ना। अरे आपने V के सामने माइनस क्यों लगाया? ओके, ये माइनस के इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि ये अगर तुम माइनस नहीं लगाओगे तो फिर वो जियोकेमिस्ट्री का जो कन्वेंशन है वो फॉलो नहीं होगा। तो जियोकेमिस्ट्री का कन्वेंशन क्या है कि अगर कोई सिस्टम खुद से वर्क डन कर रहा है, वर्क डन इज बाय द सिस्टम, इफ वर्क डन इज बाय द सिस्टम देन वर्क डन क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। तो सपोज सिस्टम खुद से वर्क डन कर रहा है, मतलब ऐसा एक सिस्टम है एंड खुद से उसने वर्क डन किया, एंड वर्क डन अगर सिस्टम खुद से किया तब फिर मतलब क्या होगा, सिस्टम वो एक्सपैंड करेगा वॉल्यूम, ठीक है। मतलब उसका जो फाइनल वॉल्यूम होगा वो ज्यादा होगा देन इट्स इनिशियल वॉल्यूम। फाइनल वॉल्यूम विल बी ग्रेटर देन इनिशियल वॉल्यूम, दैट मीन्स क्या होगा, अगर डेल वी बोलोगे फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, और डेल वी पॉजिटिव आ जाएगा, है कि नहीं। अगर यस सर। सिस्टम खुद से वर्क डन किया तो डेल वी पॉजिटिव आ गया। तो डेल वी अगर पॉजिटिव आ गया एंड इसमें अगर तुमने माइनस नहीं लगाया, अगर तुम इसमें माइनस साइन तुमने नहीं लगाया, तो फिर क्या हो जा रहा है, तो फिर क्या हो जा रहा है कि सिस्टम खुद से काम कर रहा है एंड उसका वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है, बट वो तो कन्वेंशन के मतलब अगर तुम फॉलो करो कन्वेंशन को तो कन्वेंशन वाइज तो ठीक नहीं बैठ रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम इसमें माइनस साइन लगाते हैं। ठीक है। ओके, एक्चुअली जो केमिस्ट्री में यही है कि अगर तुम बहुत ज़्यादा डीप में चले जाओगे तो फिर कंफ्यूज ज़्यादा होगे। तो मतलब ओवरऑल अगर तुमने ये समझ लिया कि वर्क डन मतलब माइनस की डेल्टा वी, तो फिर हो गया। बट ये कन्वेंशन है तो कन्वेंशन में नहीं जाते हैं। लिखा है साइड में, ये दिख रहा है राइट साइड वाला,
ओके, सो डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू है, ठीक है, डेल्टा इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू है। एंड इसमें अगर तुम अगर डेरिवेशन करो, ठीक है, मतलब वो जो वर्क डन जो मैंने बोला उसमें जैसे देखो वर्क डन क्या है, पीडीवी है, ये वाला पार्ट में देखो वर्क डन इक्वल्स टू क्या है, पीडीवी है। बट जो इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है, ठीक है, उसमें बहुत ही छोटा छोटा इन्फाइनेटेसिमल स्मॉल पार्ट्स लेते हैं, मतलब वो स्टेट लाइन नहीं होता। अगर प्रोसेस अगर रिवर्सिबल हुआ, ठीक है, तो तुम ऐसे वर्क डन मतलब तुमने लिख दिया माइनस पी डेल्टा वी, ये रिवर्सिबल सॉरी, ये एक्चुअली इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए है, जो इरिवर्सल है, तो उसके लिए तुमने लिख दिया ये वर्क डन है, तो फिर हो गया, ठीक है। बट जो रिवर्सिबल जो प्रोसेस होता है वो प्रोसेस ऐसे सिंपल नहीं होता है, क्योंकि उस प्रोसेस में वो मतलब कार्व जनरेट करते हैं पी एंड वी का, ठीक है, तो तुम ऐसे नहीं लिख सकते माइनस पी डेल्टा वी। तो तभी जो हमारा जो इक्वेशन आता है वर्क डन का जो फॉर्मूला आता है वो होता है ये वाला माइनस एन आर टी एल एन V2 बाई V1, मतलब V फाइनल बाई V इनिशियल। तो पहले हमने एक वर्क डन का फॉर्मूला पढ़ा कि माइनस पी डेल्टा V, और लिख सकते हो माइनस पी V फाइनल माइनस V इनिशियल, ठीक है। एंड और एक वर्क डन का फॉर्मूला है, एक्चुअली हमारे क्वेश्चन में इतना नहीं आता है कि कौन सा रिवर्सिबल है कौन सा इरिवर्सिबल है, बट ये जानना जरूरी है। अगर प्रोसेस इरिवर्सिबल है तो फिर फॉर्मूला वर्क डन का ये होगा, एंड प्रोसेस अगर रिवर्सिबल है, ठीक है, तो फिर वर्क डन का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, एंड उसको तुम ऐसे लिखोगे माइनस एन आर टी एल एन वी फाइनल बाई वी इनिशियल। दिख रहा है सबको? ओके, बट बोलो। वो क्या लिखा हुआ है अभी जो आपने लिखा रिवर्सिबल को, तो माइनस एन आर टी, उसके बाद क्या है वो एल एन एल एन, ओके, मुझे ना लिमिट क्या लगा। ओके राइट ओके, साइड में भी है, मतलब राइट साइड में मैंने दिखा हुआ है ये जो मतलब बॉक्स जो दिख रहा है ना, ये सिर्फ बॉक्स को फॉलो करो अगर सिर्फ फॉर्मूला फॉलो करना है, एंड कैसे डेरिवेशन हुआ ये भी है, तो तुम देख सकते हो। एक्चुअली शायद टाइम का इशू हो जाएगा अगर मैं सारा डेरिवेशन में चला गया, ठीक है। ओके ओके, चलो तो फिर अगर प्रोसेस मतलब जो हमने पढ़ा कि प्रोसेस चारों होता है, लाइक एक आइसोथर्मल होता है, एक आइसोबारिक होता है, बहुत सारा कुछ प्रोसेस रहता है। तो लेट्स टॉक अबाउट द आइसोथर्मल प्रोसेस फर्स्ट। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, डेल टी जीरो होता है, मतलब टेम्परेचर का चेंज नहीं होता है कुछ भी आइसोथर्मल प्रोसेस में, यस और नो? Yes, sir. No change in Yes. temperature. ओके, तो देखो इस इक्वेशन में यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है देखो। तो हम मतलब फास्ट लॉ से क्या सीखा हमने, फास्ट लॉ क्या बोलता है, डेल यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू, एंड डब्ल्यू क्या हो गया है अभी, डब्ल्यू का फॉर्म है माइनस एन आर टी एल एन वी टू बाई वी वन, मतलब वी फाइनल बाई वी इनिशियल कुछ भी लिख सकते हो, तो उस पर पुट कर दिया सिंपल माइनस एन आर टी एल एन वी टू बाई वी वन। एंड अगर डेल टी जीरो है, ठीक है, तो डेल यू मतलब चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी भी जीरो होगा। ऑब्वियसली कंफ्यूजन हो सकता है कि इंटरनल एनर्जी में तो बाकी सारी एनर्जी भी है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी है, बाकी सारी एनर्जी भी है, बट ये है कि मतलब आइडियल गैस के लिए, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो होता है एंड बाकी सारी एनर्जी भी जीरो हो जाता है, उसमें सिर्फ काइनेटिक एनर्जी रहता है। अगर डेल टी जीरो हो गया तो काइनेटिक एनर्जी भी जीरो हो जाता है, उस टाइम पे डेल यू भी जीरो हो जाता है, ठीक है, इसीलिए मैंने ये लिखा है। समझ में आ रहा है ये वाला पार्ट, डेल टी डेल यू? Sir, please repeat. समझ नहीं आया। ओके 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 ओके, तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए डेल्टी क्या होता है, जीरो होता है, मतलब फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर का चेंज जीरो होता है, ठीक है। और अगर आइसोथर्मल प्रोसेस हुआ एंड चेंज ऑफ टेम्परेचर जीरो हुआ, तो फिर चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी वो भी जीरो होता है। एंड फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, फर्स्ट लॉ बोलो, फर्स्ट लॉ क्या है, डेल यू इक्वल्स टू Q Q plus plus मतलब चेंज ऑफ W. इंटरनल एनर्जी इक्वल्स टू हीट गिवन और दिस हीट मतलब हीट का एक्सचेंज प्लस वर्क डन, है कि नहीं? Yes, sir. yes. Del U is अब equal to आइसोथर्मल प्रोसेस हो गया, तो मैंने क्या बोला, आइसोथर्मल प्रोसेस में चेंज ऑफ टेम्परेचर जीरो होता है, इसलिए इंटरनल एनर्जी का चेंज भी जीरो होता है, तो इंटरनल एनर्जी का चेंज भी जीरो हो गया, क्यू तो इसमें लिख दिया। एंड डब्ल्यू क्या हो गया, डब्ल्यू माइनस एन आर टी एल एन वी टू बाई वी वन, ये लिख सकते हो। सर Yes वो or जो Yes, sir. आपने बोला आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए डेल यू कैसे जीरो हुआ?
आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए डेल्यू कैसे जीरो हुआ? ओके मतलब उधर तो अगर अलग से भी एनर्जी हो गया ना वैल्यू के लिए। ओके देखो डेल्यू क्या है? डेल्यू है चेंज इन इंटरनल एनर्जी, राइट? इंटरनल एनर्जी का जो चेंज है। एंड अगर तुमने सिस्टम में कोई टेम्परेचर का कोई चेंज नहीं किया, ठीक है, तुम्हारा जो सिस्टम है उसमें गैस मॉलिक्यूल ऐसे घूम रहा है एंड तुमने कुछ बाहर से कुछ एक्स्ट्रा टेम्परेचर नहीं दिया, मतलब टी टोटली कांस्टेंट है तुम्हारा, ठीक है, तो फिर उसका मतलब इंटरनल एनर्जी का भी चेंज नहीं हो सकता है। ये जो केमिस्ट्री का और एक कन्वेंशन है, मतलब ऐसे मानते हैं फॉर आइडियल गैस, क्योंकि ये रियल सिचुएशन में पॉसिबल नहीं है। रियल सिचुएशन में और भी बाकी सारे एलिमेंट्स रहते हैं जिसके लिए तुम्हारा इंटरनल एनर्जी का चेंज होता है। बट जो केमिस्ट्री का आइडियल सिचुएशन में तुम्हें बस यही याद रखना है कि अगर चेंज इन टेम्परेचर जीरो हो गया, अगर आइसोथर्मल प्रोसेस हो गया, तो इंटरनल एनर्जी का चेंज भी जीरो होगा। Yes, क्लियर sir. और डाउट? Actually, sir, सबको क्लियर? temperature is the function of entropy, enthalpy, all the internal energy systems. So the temperature is constant means internal energy also constant. एक्चुअली इसका बाद में एक फॉर्मूला है सीपी के साथ, मतलब मैं ऐसे थियोरेटिकली अब बोल रहा हूँ, तो जस्ट सब बोलो कि सबको समझ में आ रहा है थियोरेटिकली क्या हो रहा है अभी तक आइसोथर्मल के केस में। कोई डाउट है किसी को? हेलो? No, sir. नहीं सर ठीक है। ओके ओके। डेरिवेशन तो पे क्या ध्यान देना जरूरी है अभी? ये जो बगल में आपने बनाया क्या ये फॉर्मूला? नहीं है, नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला, ओके सिर्फ अगर ओके फॉर्मूला याद रखोगे एंड सिचुएशन याद रखना, ठीक है? फॉर्मूला एंड ठीक सिचुएशन, मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस हो रहा है क्या? बोलो। हाँ आपने जो यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है सर कौन सा इम्पोर्टेंट है इसमें? एक दो को टिक मार दो बॉक्स सर। बॉक्स बॉक्स जो बॉक्स ओके किया हुआ है, जो रेड बॉक्स में है, तो मैंने ऐसे ही लिखा है। अगर तुम डायरेक्टली उस फॉर्मूला को जाओगे, क्या सिचुएशन देखो एंड फॉर्मूला देखो, उससे भी हो जाएगा। बट फॉर्मूला एंड सिचुएशन तो समझ में आ रहा है, डेरिवेशन को छोड़ो। ये सुन लो। हेलो? Yes, sir. ओके, तो सेकंड कंडीशन में जाते हैं, आइसोबारिक प्रोसेस, ठीक है? सो आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोबारिक मतलब हमने क्या बोल दिया कि मैंने कि डेल भी जीरो होगा, मतलब चेंज ऑफ वॉल्यूम जीरो होगा, ठीक है? मतलब तुम्हारा एक सिस्टम है एंड उसका बाकी सारा कुछ चेंज हो रहा है बट वॉल्यूम का कुछ चेंज नहीं हो रहा है, तो वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, मतलब जो डेल्टा वी है वो जीरो है फॉर आइसोबारिक प्रोसेस, ठीक है? Sir, एंड isobaric is the function of pressure, I think. ओ सॉरी आइसोकोरिक, इसमें प्रॉब्लम हो गया, ये आइसोकोरिक होगा, राइटली पॉइंटेड आउट, सॉरी, ये आइसोकोरिक होगा, ठीक है? बट समझ में आ रहा है आइसोकोरिक प्रोसेस में डेल्टा भी जीरो हो गया, ठीक है? एंड हमारा फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? फर्स्ट लॉ में क्या है? डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू, यस और नो? Yes, sir. ओके, एंड इसमें क्या, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं? मतलब डब्ल्यू क्या है? माइनस पी डेल्टा वी, यस और नो? Yes, sir. ओके, तो अगर डेल्टा वी जीरो हो गया, डेल्टा वी अगर जीरो हो गया तो फिर क्या हो रहा है? Del U डेल्टा equal to यू Q. क्यू। बट इस सिचुएशन में हमने किसको कांस्टेंट रखा है? टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, किसको कांस्टेंट रखा है? वॉल्यूम को, क्योंकि कुछ वॉल्यूम का कुछ चेंज नहीं हो रहा है। देखो पहले जो वॉल्यूम था वी जो था उसमें वी हो रहा है, फाइनल वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम सेम ही है, डेल्टा वी जीरो हो रहा है। आइसोकोरिक प्रोसेस बोला इसलिए, ठीक है? तो आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या हो रहा है? तो आइसोकोरिक प्रोसेस में जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो क्यू वी के साथ सेम हो रहा है, ठीक है? एंड क्यू वी क्या है? हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम। Yes, sir. सबको समझ में आया ये क्यू वी क्या है? हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड वो इंटर चेंज इन इंटरनल एनर्जी के साथ सेम हो रहा है। किसी को कुछ डाउट हो रहा है अभी तक? Sir, can you say in this system the work done is zero? वर्क डन इज जीरो, हाँ यस, वर्क डन तो जीरो हो रहा है क्योंकि वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? पी डेल भी है, डेल्टा भी जीरो है, तो वर्क डन भी जीरो ही है। Yes, परफेक्ट, sir. The final volume and initial volume also same. सेम, इसीलिए तो आइसोकोरिक बोला।
तो फिर एक बार अगर डिवीजन में जाते हैं तो क्या हम देखते हैं कि अगर हमें आइसोथर्मल प्रोसेस हमारे पास है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या हो रहा है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो हो जा रहा है, मतलब डेल्यू जीरो हो जा रहा है, ठीक है। एंड क्यू का फॉर्मूला क्या हो रहा है, क्यू का फॉर्मूला हो रहा है एनआरटी एलएन V2/V1, yes or no? Yes, sir. Yes, sir. ओके। अच्छा एक बात और भी है, ये Q इक्वल्स टू एनआरटी एलएन V2/V1 जो है, इसको हम प्रेशर के फॉर्मेट से भी लिख सकते हैं, एग्री करते हो? मतलब हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, Q इक्वल्स टू एनआरटी एलएन P1/P2, because we know PV इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये समझ में आया या कंफ्यूजन है? हेलो, समझ में आया। ओके, तो ये भी लिख सकते हैं। ओके चलो, तो आइसोकोरिक प्रोसेस है, आइसोकोरिक प्रोसेस में तो ठीक है, डेल्टा यू मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ओ क्यू भी के साथ सेम हो रहा है, मतलब हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। और एक प्रोसेस देखते हैं, एडियाबेटिक प्रोसेस। तो एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या हो रहा है, डेल क्यू डायरेक्टली जीरो हो जा रहा है, क्योंकि बाहर से कोई हम हीट नहीं दे रहे हैं, सिस्टम से कोई हीट नहीं निकल रहा है। तो क्या बोल रहे हैं, वी आर कॉलिंग इट दैट चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल्स टू वर्क डन, डेल यू इक्वल्स टू डब्ल्यू, सिंपल है, इसमें कोई ऐसा कुछ नहीं है, एडियाबेटिक प्रोसेस का सिंपल है। तो ये जो तीनों प्रोसेस का क्या क्या कंडीशन है ये देख लेना, ठीक है। सर एडियाबेटिक को थोड़ा सा समझा देना। ओके ओके ओके, एडियाबेटिक फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, डेल यू इक्वल्स टू, फर्स्ट लॉ ये बोलता है, ठीक है। Delhi is good. एंड एडियाबेटिक में, हाँ बोलो, योर वॉइस सुनाई नहीं दे रहा ठीक से, रिपीट करो एक बार। हेलो, कोई कुछ बोल रहा है? ओके देखो, एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होता है, मतलब सिस्टम में तुम बाहर से कोई हीट नहीं दे रहे हो, ठीक है, तो हीट एक्सचेंज और जीरो हो जाता है। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी और डायरेक्टली वर्क डन के साथ इक्वल हो जाता है, मतलब जो तुम वर्क डन करोगे उसके ऊपर ही तुम्हारा सिस्टम का इंटरनल एनर्जी का चेंज होगा। क्लियर है? हेलो, यस, हाँ अब क्लियर है सर। ओके, तो तीनों प्रोसेस अभी तक क्लियर हो गया। अभी ये है हमारा आइसोबारिक प्रोसेस, ठीक है। तो लास्ट प्रोसेस है ये आइसोबारिक प्रोसेस। तो बताओ आइसोबारिक प्रोसेस में क्या होता है, मतलब क्या बोला था, आइसोबारिक प्रोसेस क्या है ये इंपॉर्टेंट है, Constant ये ठीक से pressure. देखना। कांस्टेंट प्रेशर मतलब टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, और डेल पी का वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। यह तक ठीक है सबको? ओके, तो अभी फर्स्ट लॉ से हमें क्या पता है, अगर फर्स्ट लॉ को हम मतलब ऐसे नॉर्मली लेके, डेल यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू, और मतलब अगर छोटे छोटे इनफाइटेसिमल पोर्शन में भी अगर होता है तो फिर क्या लिखते हैं, डी यू लिखते हैं छोटे छोटे पोर्शन के लिए। डी यू इक्वल्स टू क्या देख सकते हैं हम, क्यू माइनस पी डी वी, क्योंकि डब्ल्यू का फॉर्मूला क्या है, माइनस पी डी वी है, यस और नो? यस सर। ओके, सो डी यू इक्वल्स टू क्यू माइनस पी डी वी, ये तक ठीक ठाक है, ठीक है। ओके, तो आइसोबारिक बोला मतलब प्रेशर का कोई चेंज नहीं हो रहा है बाहर से, राइट? ओके, तो इसमें तुम Q को ऐसे लिख सकते हो, डी यू प्लस पी डी वी। सो आइसोबारिक प्रोसेस के लिए तुम Q को ऐसे डायरेक्टली लिख सकते हो, तो कि Q इक्वल्स टू डी यू प्लस पी डी वी, ठीक है। बट द थिंग इज दैट इसमें जो Q जो हीट का जो एक्सचेंज हो रहा है वो क्या हो रहा है, वो कांस्टेंट प्रेशर में हो रहा है। तुम QP बोल सकते हो इसको, मतलब QP मतलब क्या हो रहा है, हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट प्रेशर, यस और नो? सर सर इससे पहले जो फॉर्मूला ड्राइव हुआ उसके ऊपर न्यूमेरिकल सर हुआ। हाँ उसके ऊपर न्यूमेरिकल होगा एक्चुअली, कंप्लीट कर लेते थोड़ा बहुत, नहीं तो मतलब न्यूमेरिकल्स के लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। समझ लेते कॉन्सेप्ट को पहले, ठीक है। सर Okay.
तो यह तक समझ में आया ना, QP इक्वल्स टू DU प्लस PdV, yes or no, just respond. Yes, ओके, sir. एंड अगर QP हाँ, तो यहाँ पे एक नया टर्म आता है, वो है हमारा एंथैल्पी। मतलब हम बचपन से शायद सुनता है एंथैल्पी एंथैल्पी, सो हम QP को एंथैल्पी बोलते हैं, मतलब हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट प्रेशर, इसको हम एंथैल्पी बोलते हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा H डी एच, अभी स्मॉल है तो स्मॉल टाइप से लिखो, डेल्टा DH इक्वल्स टू DU प्लस PdV। ठीक है, ये तो हमारा फाइनल सेट हो गया। तो तुमने क्या किया इसमें, तुमने QP को क्या बोलते हैं, तुमने QP मतलब क्या, हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट प्रेशर, इसको तुमने बोल दिया एंथैल्पी। तो एंथैल्पी इज नथिंग बट हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट प्रेशर, याद रखना इसको। तो इसको हम बोल सकते हैं ऐसे, चेंज ऑफ एंथैल्पी डेल एच, कुछ भी बोल सकते हो। एंड उससे जो फॉर्मूला आता है, जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, सो तो होता है डेल एच इक्वल्स टू डेल यू प्लस पी डेल वी। ठीक है, ओके। किसी को कोई प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ तक, या फिर समझ में आया है? समझ में आया। समझ में आया। ओके ओके। तो एक्चुअली तुम अगर डिफरेंशियल फॉर्म नहीं लिखो, अगर नॉर्मली लिखो, तो तुम ऐसे बोल सकते हो H इक्वल्स टू यू प्लस पी वी, ऐसे तुम नॉर्मली बोल सकते हो। ठीक है, तो हम ऐसे नहीं करते, हम इसको डिफरेंशियल फॉर्म में लिखते हैं। एंड हमारे हमारे इस इक्वेशन में क्या है, P कांस्टेंट है, तो हम क्या बोलेंगे, डेल H इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस एस पी कांस्टेंट, तो P डेल्टा वी। तो ये है हमारा फाइनल प्रोडक्ट। तो ये इक्वेशन हम यूज करेंगे। एंड मतलब दो चीज हमें यहाँ से पता चला क्या, कि अगर हीट का एक्सचेंज हो रहा है कांस्टेंट प्रेशर में, ये मैंने कैपिटल क्यू लिख दिया, तो एक ही बात है। हीट का अगर एक्सचेंज हो रहा है कांस्टेंट प्रेशर में, तो फिर वो क्या है, वो एच है, वो है एंथैल्पी। बट सेम वे में हीट का अगर एक्सचेंज हो रहा है कांस्टेंट वॉल्यूम में, तो फिर वो क्या है, वो है इंटरनल एनर्जी। एग्री और नॉट? एग्री सर। Yes. ओके ओके, क्या लिख चलो रहे तो हैं लेट्स सॉरी सॉरी, सुना नहीं दिया। ओके ओके, इंटरनल लिखा हुआ ना सर, इंटरनल। इंटरनल एनर्जी, ओके। तो ओके, तो इसमें और एक टर्म आता है, वो बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी एंड मोलर हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी को हम सी बोलते हैं। ठीक है, तो क्या है हीट कैपेसिटी, कोई बोल सकते हो, मतलब किसने शायद मैंने पहले शायद बोला था हीट कैपेसिटी भी, तो कोई रिपीट कर सकते हो क्या है हीट कैपेसिटी? Heat energy required to rise the temperature of given substance by 1 Kelvin. परफेक्ट। तो हीट कैपेसिटी है वही, ये तुम्हारा Q, ये हीट है। ठीक है, मतलब मैं एक बार स्मॉल एक बार कैपिटल लिख रहा हूँ, तो प्लीज कंफ्यूज नहीं होना। एंड ये है P। ठीक है, तो मतलब अगर 1 केल्विन या 1 डिग्री सेंटीग्रेड से तुम किसी भी सब्सटेंस का मतलब किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर बढ़ाना चाहते हो, तो जितना भी हीट लगेगा वो टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, उसको बोलते हैं उस सब्सटेंस का हीट कैपेसिटी। तो जैसे दूसरा फॉर्म भी आता है मोलर हीट कैपेसिटी। तो मोलर से क्या हो जाता है, मतलब मोलर हीट कैपेसिटी एंड हीट कैपेसिटी सेम है। मोलर हीट कैपेसिटी में तुम बस यही कर रहे हो, कि तुम बोल रहे हो कि वो बस 1 डिग्री 1 केल्विन ही टेम्परेचर बढ़ाना है, बट 1 मोल का बढ़ाना है, तो तुम ऐसे मोल को भी नीचे लिख देते हो। ठीक है, तो ऐसे तुम नीचे NT, मतलब नीचे N मतलब यहाँ पे मोल हो गया। ठीक है, नंबर ऑफ मोल, मतलब पर मोल पर केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितना हीट चाहिए, उसको तुम बोले मोलर हीट कैपेसिटी। ठीक है, नंबर ऑफ मोल। यहाँ तक समझ में आया? प्लीज रिस्पॉन्ड। Yes, sir. ओके Yes. ओके ओके। तो देखो, तो अभी हमने क्या किया, अभी के लिए हमने सीखा दो दो है, मतलब दो टाइप का हीट कैपेसिटी है, कांस्टेंट वॉल्यूम में, कांस्टेंट प्रेशर में। ठीक है, तो अगर तुम कांस्टेंट वॉल्यूम का देखो, तो फिर तुम ऐसे बोल सकते हो CP इक्वल्स टू UP बाई NT, ऐसे बोल सकते हो। ठीक है,
अगर तुम कांस्टेंट वॉल्यूम का तो क्यू बी इन टी ऐसे तुम बोल सकते हो। तो फिर तुम्हारे फॉर्मूला वाइज तुम क्या लिख सकते हो, क्यू पी इक्वल्स टू पी इन, अच्छा तुम टी लिख सकते हो या डेल टी भी लिख सकते हो, क्योंकि 1 डिग्री बढ़ाना है तो ये मैटर नहीं करता डेल टी एंड टी, ठीक है, तो तुम इसमें डेल टी भी लिख सकते हो एंड क्यू बी इक्वल्स टू इन सी बी डेल्टा टी। ये दोनों फॉर्मूला क्या ठीक ठाक है, मतलब समझ में आ रहा है? क्यूपी मतलब क्या बोला मैंने, मतलब अगर कांस्टेंट प्रेशर में अगर तुम हीट एक्सचेंज कर रहे हो तो उसको क्या बोलते हैं, एंथैल्पी बोलते हैं। दैट मीन्स एंथैल्पी H इक्वल्स टू क्या हो गया, Cp इन डेल्टा टी, एंड इंटरनल एनर्जी U इक्वल्स टू क्या हो गया, इन Cv डेल्टा टी। यहाँ तक समझ में आ रहा है? ओके एंड अगर Yes. बोल, ओके तो ठीक है। एंड फर्स्ट वाले इक्वेशन से हमने एक और चीज डिराइव किया, अब भी किया, क्या लिख सकते हैं हम, डेल एच इक्वल्स टू डेल यू प्लस पी डेल वी, ये सब नो, और एच इक्वल्स टू यू प्लस पी वी लिख सकते हैं ना, एच इक्वल्स टू यू प्लस पी वी। तो अगर तुमने लिख दिया एच इक्वल्स टू यू प्लस पी वी, ठीक है, और तुम ऐसे भी लिख सकते डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पी वी लिख सकते हो, ठीक है। तो फिर डेल्टा एच मतलब क्या आ रहा है, डेल्टा एच मतलब आ रहा है सी पी इन डेल्टा टी, एंड डेल्टा वी मतलब क्या आ रहा है, इन सी पी डेल्टा टी। एंड क्या हम क्या जानते हैं, पीवी को हम क्या बोलते हैं, एनआरटी बोलते हैं, है ना, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। तो अगर तुम इसको मतलब सही फॉर्म में लेके आओगे तो ये लिख सकते हो तुम सीपी, क्योंकि सीपी एन जो डेल्टा टी है माइनस एन सी वी जो डेल्टा टी है, इसमें होता है डेल्टा एन होता है, एंड आर टी ये कांस्टेंट रहता है, ठीक है, ये अलग रहता है, मतलब ऐसे लिख सकते हो, बट ये अलग है, ये डेल्टा में नहीं जाता। तो फिर मतलब सारे वे में तुम डेल्टा एन एंड टी को तुम ओमिट कर सकते हो, ठीक है। हाँ इसलिए इसमें भी डेल्टा आएगा, इसमें भी डेल्टा एन आएगा, डेल्टा एन आएगा, ठीक है, इसमें डेल्टा एन डेल्टा टी एंड आर आएगा। तो तुमने अगर सब कुछ कर लिया, सी पी माइनस सी वी इक्वल्स टू आर, ये फाइनल याद रखना है, सी पी माइनस सी वी इक्वल्स टू आर, ठीक है। रिस्पॉन्ड करो प्लीज। Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो ये वही है, मतलब हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये आर के साथ सेम होता है, आर मतलब जो हमारा गैस कांस्टेंट है 8.314, अगर ऐसे में जो, तो ठीक है, मतलब ये ठीक है, उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है अभी के लिए। चलो हम क्वेश्चन सॉल्व में जा सकते हैं अभी। ये वाला क्वेश्चन हम बाद में कर सकते हैं, चलो ये क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इज इट टू मच ऑफ द इक्वेशन और यू गाइस आर ओके, मतलब बहुत ज़्यादा इक्वेशन हो जा रहा है कि मैं बस थोड़ा थोड़ा इक्वेशन में जाऊँ, मतलब डेरिवेशन को स्किप करूँ, या फिर ठीक है? ठीक है सर। I think ठीक है. सुनाई नहीं दिया ठीक से। सर मतलब हम्म, मतलब सर ओके इतना ज्यादा इक्वेशन थोड़ा सा ये तो हो जा रहा है सर, मतलब ओके 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 ओके, राइट राइट राइट। ओके सुनो, अगर मतलब डायरेक्टली भी तुम्हें बस इक्वेशन ही देखना है तो मतलब मैं तो ये पीपीटी और ये जो पीडीएफ है तो भेज ही दूंगा, इसमें जो रेड बॉक्स का जो है, तुम अगर सिंपली उसको ही फॉलो करोगे, ठीक है, तो उससे तुम्हारा इक्वेशन मतलब समझ में आ जाएगा, मतलब क्या क्या इक्वेशन यूज करना है, ठीक है, मैं जो पीपीटी भेज दूंगा उससे तो हो ही जाएगा, या क्या क्या इक्वेशन एक्चुअली में लगेगा, ठीक है। और एक्स्ट्रा मैंने जो बोला है, और एक्स्ट्रा मतलब ये
मतलब यूज हो सकता है बाद में एक्चुअली। ठीक है, मैं ठीक है चलो सेकेंड लॉ पे फिर आते हैं। स्क्रीन दिख सर रहा है वो वाला सबको? क्वेश्चन था। अच्छा, वो वाला क्वेश्चन जो था, मैं सोचा एक्चुअली टाइम का जो जस्ट प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, तो मतलब कल भी, मतलब नेक्स्ट क्लास में जब कराऊंगा उसमें भी थर्मोडायनेमिक्स में रहेगा, तो फिर वो वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। मतलब अभी मतलब कंप्लीट करते हैं ओवरऑल, ठीक है, क्योंकि मतलब ज्यादा डीप में नहीं जाते कि वो क्वेश्चन एक थोड़ा डीप है, ठीक है। ओके चलो, ओके। आई गेस थोड़ा ज्यादा टाइम लग जा रहा है, मतलब और अगर 30-40 मिनट ज्यादा लग गया तो प्रॉब्लम है किसी को? नहीं सर। ओके चलो, तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तो जैसे दिखा हुआ है इसमें तुम देख सकते हो। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्या क्या है एक्चुअली, तो इसमें जो है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलता है कि जो एंट्रोपी का जो चेंज है, ठीक है, डीएस जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू डीक्यू बाई टी। डीक्यू मतलब क्या होता है? डीक्यू मतलब हीट एक्सचेंज होता है ऑब्वियसली जो बोला, एंड टेम्परेचर टी होता है, ठीक है। अगर तुम सिंपली ये फॉर्मूला को याद रखो तो उससे हो जाएगा। एंड ग्रेटर देन और इक्वल्स टू का है रिवर्सिबल, रिवर्सिबल से रिलेटेड, सो मतलब हमें उतना नहीं चाहिए, हमें बस इतना ही चाहिए, डी एस इक्वल्स टू डी क्यू बाई टी चाहिए, बस ये फॉर्मूला ही हमें चाहिए, डी एस इक्वल्स टू डी क्यू बाई टी, और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। तो हम उससे इस यह तक आ सकते हैं फर्स्ट फॉर्मूला से, क्योंकि फर्स्ट लो क्या बोलता है, डी यू इक्वल्स टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू, मतलब जो इंटरनल एनर्जी का जो चेंज होता है वो हीट एक्सचेंज एंड वर्क डन से रिलेटेड होता है, ठीक है। एंड जो डी क्यू होता है, डी क्यू मतलब क्या है, टी डी एस, मतलब अभी मतलब एंट्रोपी का फॉर्मूला में देखा, क्योंकि एंट्रोपी मतलब क्या है, डी क्यू बाई टी है, तो टी डी एस लिख सकते हैं। एंड वर्क डन मतलब क्या है, माइनस पी डी वी है, तो उससे हम लिख सकते हैं डी यू इक्वल्स टू टी डी एस माइनस पी डी वी, ठीक है। तो अभी ऑब्वियसली ये आएगा, ये एंट्रोपी कहाँ से आ गया, एंट्रोपी क्या है? कोई बता सकते हैं एंट्रोपी क्या है? सिंपल वर्ड में क्या है एंट्रोपी? Enter the randomness of the atom. Random. Degree of randomness. रैंडमनेस ऑफ एटम, राइट। तो डिग्री ऑफ रैंडमनेस, मेजरमेंट ऑफ रैंडमनेस, ऑब्वियसली सिस्टम का, सिस्टम जितना भी रैंडम होता है उसको हम एंट्रोपी से मेजर करते हैं, ठीक है। एंड इसका सिंपल सिंपल यही फॉर्मूला है, एंट्रोपी डी एस इक्वल्स टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ये फॉर्मूला इक्वल्स ये होता है, ठीक। एक्चुअली जब मतलब मतलब ये इधर इक्वल हो सकता है या फिर ज्यादा हो सकता है, ठीक है। अगर तुम्हारा सिस्टम का मान लो हीट एक्सचेंज भी जीरो आ रहा है, डी क्यू सपोज जीरो आ रहा है, फिर भी एंट्रोपी ज्यादा ही होगा। तो एंट्रोपी यही है, मतलब अगर तुमने बाहर से कुछ हीट भी नहीं दिया, तुम्हारे पास एक बॉक्स है, उसमें नाइट्रोजन का कुछ गैस है, ठीक है, तुमने बाहर से कुछ भी हीट नहीं दिया, फिर भी क्या होगा, मॉलिक्यूल और रैंडमनेस उसका बढ़ते जाएगा, वो कमेगा नहीं, ठीक है। वो कभी भी उससे कम नहीं हो सकता, वो डिपेंड ही नहीं करेगा तुम बाहर से उसको हीट दे रहे हो कि नहीं, मतलब हाइपोथेटिकली एंट्रोपी का यही फंडा है, इसीलिए हम ग्रेटर देन इक्वल्स टू साइन यूज करते हैं। समझ में आ रहा है क्यों ग्रेटर देन इक्वल्स टू साइन यूज कर सकते हैं? क्योंकि अगर ये जीरो भी हो गया तो फिर भी एंट्रोपी ऑलवेज ज्यादा ही होगा, मतलब डी क्यू अगर हीट एक्सचेंज जीरो भी हुआ तो फिर भी एंट्रोपी जीरो से ज्यादा होगा, क्योंकि एंट्रोपी कम नहीं हो सकता। तो मोटा मोटी एंट्रोपी का फॉर्मूला ये है, डी एस इक्वल्स टू डी क्यू बाई टी टी। तो हमें एक्चुअली यही वाला फॉर्मूला चाहिए, ओके। एंड अब आते हैं गिब्स फ्री एनर्जी में। गिब्स फ्री एनर्जी में क्या बोलते हैं, ठीक है, तो गिब्स फ्री एनर्जी फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, तो गिब्स फ्री एनर्जी एक्चुअली एंट्रोपी का और एक है, एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इक्वल्स टू हम बोलते हैं एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम प्लस एंट्रोपी ऑफ द सराउंडिंग, ठीक है। एंड ये अगर जीरो से ज्यादा हो गया तो फिर हम बोलते हैं कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। मतलब सेकेंड लॉ का जरूरत क्या था, सेकेंड लॉ का जरूरत इसलिए था कि रिएक्शन सामने जाएगा या नहीं जाएगा, स्पॉन्टेनियस होगा कि नहीं होगा, वो डिफाइन करने के लिए हम सेकेंड लॉ यूज कर रहे थे, ठीक है। तो हम देख रहे थे कि उसका वैल्यू अगर पॉजिटिव आ गया, मतलब एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स, ठीक है, तो फिर हम बोल रहे हैं सिस्टम स्पॉन्टेनियस है। अगर नेगेटिव है तो फिर बोल रहे नॉन स्पॉन्टेनियस है, और अगर जीरो हो रहा है तो फिर हम बोल रहे थे सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। यह तक समझ में आया सबको? एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स, सिस्टम प्लस सराउंडिंग। Yes, sir. तो बस प्रॉब्लम आया कि एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स वो मतलब ज्यादा होते ही जाता है, वो कम नहीं होता। मतलब इससे अगर तुम एंट्रोपी निकालोगे तो तुम्हें सराउंडिंग का भी एंट्रोपी पता होना चाहिए, बट वो हर बार पता नहीं होता है।
तो इसलिए हम गिब्स फ्री एनर्जी में आ गए। तो गिब्स फ्री एनर्जी क्या है? गिब्स फ्री एनर्जी अल्टीमेट टर्म टू नो दैट whether the system is whether the system will be spontaneous और नॉन स्पॉन्टेनियस। ये जानने के लिए हम गिब्स फ्री एनर्जी में आ गए, क्योंकि गिब्स फ्री एनर्जी डायरेक्टली सिस्टम के ऊपर फोकस करता है, सराउंडिंग के ऊपर नहीं। ठीक है, तो बेसिक फॉर्मूला में ये आते हैं, सिर्फ गिब्स फ्री एनर्जी का डीप नहीं जाता है। जी इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं H माइनस टी एस, ऐसे हम नॉर्मली लिख सकते हैं, बट एक्चुअली हम जो लिखते हैं डेल जी इक्वल्स टू डेल H माइनस टी डेल एस, डेल जी इक्वल्स टू डेल H माइनस टी डेल एस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये देख सकते हो टेम्परेचर कांस्टेंट है एंड प्रेशर। यहाँ तक समझ में आ रहा है? डेल जी इक्वल्स टू डेल H माइनस टी डेल एस। ठीक है, एंड आपने आपने जो पहले बोला जो एच यूनिवर्स स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस सिस्टम के लिए है या यूनिवर्स के लिए है? वो हम यूनिवर्स के लिए डिफाइन करते हैं। अगर मतलब यूनिवर्स का ज़्यादा हो गया तो फिर हम बोलते हैं कि वो स्पॉन्टेनियस है। मतलब ऐसा नहीं देखते कि सिस्टम का पॉजिटिव हो गया तो फिर तुम स्पॉन्टेनियस नहीं बोल सकते। अगर यूनिवर्स का पॉजिटिव हुआ तो फिर तुम स्पॉन्टेनियस बोल सकते हो, इसलिए मतलब डेल जी आया। स्पॉन्टेनियस किसको बोलना है? स्पॉन्टेनियस सिस्टम को बोलना है या यूनिवर्स को बोलना तो है? फिर तुम बोल सकते हो कि स्पॉन्टेनियस सिस्टम है। एक्चुअली तुम्हारा सिस्टम ऐसे नॉर्मली स्पॉन्टेनियस नहीं हो सकता। स्पॉन्टेनियस होने के लिए तुम्हें यूनिवर्स में जो हो रहा है वो स्पॉन्टेनियस होना पड़ेगा। ठीक है, तो यही है मतलब एंट्रोपी का प्रॉब्लम। समझ रहे हो? मतलब Universe समझो also अगर acts as a isolated system. हाँ, मतलब अगर समझो ये पॉजिटिव भी आ गया तुम्हारे सिस्टम का एंट्रोपी, ठीक है, तो तुम इसको स्पॉन्टेनियस नहीं बोल सकते। तुम्हें देखना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा यूनिवर्स का टोटल एंट्रोपी पॉजिटिव है कि नहीं। तो यही है एंट्रोपी का प्रॉब्लम। इसलिए हम गिब्स फ्री एनर्जी के ऊपर आ गए, जिसमें हम डेल जी ऑफ सिस्टम मतलब गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ सिस्टम हम निकाल रहे हैं। ठीक है, डेल जी ऑफ सिस्टम निकाल रहे हैं और देख रहे डेल जी ऑफ सिस्टम। मतलब एक्यूरेटली सिस्टम स्पॉन्टेनियस है या नहीं, या गिब्स फ्री एनर्जी डिसाइड करेगा? हाँ, वो गिब्स फ्री एनर्जी डिसाइड करेगा। तो कैसे डिसाइड करेगा बोलो, तुम लोग ही बोलो। अगर नेगेटिव होता है तो फिर क्या होता है? नॉन स्पॉन्टेनियस। नहीं, गिब्स फ्री एनर्जी अगर नेगेटिव होता है तो फिर Negative स्पॉन्टेनियस spontaneous. होता है, ये नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। ओके। ठीक है, ये अलग अलग होता है। तो ठीक है, हमें उतना नहीं चाहिए, हमें बस यही चाहिए डेल जी टू डेल एच माइनस टी डेल एस, बस यही चाहिए। एंड गिब्स फ्री एनर्जी का स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस का ये दोनों पोर्शन ही बस चाहिए, इसको बस याद रख लो। ठीक है, अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अभी के लिए, और कुछ नहीं चाहिए। चलो तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 1 इसमें क्या बोला है कि इन ग्राफाइट बैथोलिट द एंथैल्पी चेंज इज -256 किलोजूल पर मोल, राइट? एंथैल्पी चेंज इज -256 किलोजूल पर मोल। ओके, चलिए ये agree करेगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 में okay, so for granite batholith the enthalpy change is -256 किलोजूल पर मोल, मतलब डेल एच बोल दिया है नॉर्मली -256 किलोजूल पर मोल। ठीक है, एंड एंट्रोपी चेंज इज -147 किलोजूल पर मोल, मतलब डेल एस है -147 किलोजूल पर मोल। यूनिट को ध्यान रखना है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इफ द टेम्परेचर ऑफ द बैथोलिट इज 1200 डिग्री सेंटीग्रेड, टेम्परेचर भी बोल दिया है 1200 डिग्री सेंटीग्रेड, देन व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द गिब्स फ्री एनर्जी। तो कौन सा वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम डेल Del जी G is निकालने के equal लिए? to del H minus T del S. तो क्या लिखेंगे हम? डेल एच का वैल्यू दिया हुआ है ना, -256 किलो जूल में दिया हुआ है दोनों वाला वैल्यू, किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल। तो लिख देंगे -256 किलो जूल पर मोल -147 किलो जूल पर मोल। और क्या होगा इसमें? टेम्परेचर क्या होगा? केल्विन होगा शायद। converted to Kelvin. टेम्परेचर
Okay, so we have to convert it to Kelvin, right? Like 1200 degrees centigrade is the temperature given. So we have to like 1200 plus 273. ठीक है ना? अच्छा, एंट्रोपी का शायद यूनिट गलत दिया होगा है कि किलोजूल पर मोल पर केल्विन भी होगा या तो इसको सॉल्व करना होगा. Okay, are anyone solving it? Can anyone tell me the answer? Hello? Am I audible? Yes, sir. Okay, तो आंसर क्या होगा? सारे इसको सॉल्व कर सकते हैं ना? We can skip it अगर मतलब. Okay, so we will skip it, right? Okay. Okay, so second question में आते हैं. So second question में क्या बोला है कि in the क्वेश्चन को पहले समझने सर की वो कोशिश करो. वाला ठीक है, और एक बार बोल हाँ, दीजिए बोलो. ना, स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस क्या बोला था? डेल जी के हिसाब से कैसे स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस होगा ये वाला. हाँ हाँ हाँ. तो मैंने सिंपली बोला अगर तुम्हारा गिब्स फ्री एनर्जी मतलब डेल जी तुम जो निकाल रहे हो इस फॉर्मूला से डेल एच माइनस टी डेल एस इसका वैल्यू अगर 0 से कम हुआ नेगेटिव हुआ, ठीक है, तो फिर तुम्हारा रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा. एंड अगर ये पॉजिटिव हो तो फिर नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, नहीं तो इक्विलिब्रियम में रहेगा. ठीक है. स्पॉन्टेनियस का सिंपल मीनिंग यही है, अगर तुम्हारा रिएक्शन ए से बी में जा रहा है, ठीक है, तो वो ऑलवेज ए से बी में ऐसे नॉर्मली जाता रहेगा. ठीक है, समझ रहे हो स्पॉन्टेनियस का मतलब? यस सर, हो गया. जो रैंडमनेस जो एंट्रोपी का भी एक है कि वो उस डायरेक्शन में जाएगा. तो सेकंड लॉ हमें यही बोलता है कि डायरेक्शन बोलता है कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा, सेकंड लॉ से. ओके. ओके, और एक, क्योंकि ये तुमने सॉल्व नहीं किया तो इसको सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि अगर इसको सॉल्व करोगे तो इसका आई गेस आंसर माइनस में आएगा. 69,000 16,000. 69,275. सर माइनस कैसे आएगा? सर वो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना. कहाँ पे माइनस है? वो -47 था ना, हाँ हाँ हाँ. तो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. हाँ, कितना कितना आंसर आ रहा है? 69,275. 69,275. तो जो आंसर जो आ रहा है तो पॉजिटिव हो रहा है, किलोजूल तो क्या बोलोगे? सर. प्लस में क्या बोलोगे? नॉन डज द स्पॉन्टेनियस. नॉन सिस्टम क्या हो रहा स्पॉन्टेनियस. है? एवरीवन एग्रीज? Yes, सारे sir. एग्री करते हो? ओके, चलो सेकंड सर देखते हैं. एंथैल्पी नेगेटिव है, मतलब हीट लॉस हो रहा है. एक और. अच्छा, एंथैल्पी नेगेटिव है. हाँ, एंथैल्पी नेगेटिव है, हीट लॉस हो रहा है. हाँ हाँ, ठीक है, चलो. और तो सर सेकंड. एंट्रोपी बोलो. नेगेटिव है, वो क्या डिफाइन कर रहा है? नेगेटिव एंट्रोपी क्या डिफाइन कर रहे हैं? नेगेटिव एंट्रोपी एक्चुअली तुम्हारा ये मतलब इस सिस्टम का नेगेटिव एंट्रोपी है, ये कुछ डिफाइन नहीं करता. मैंने जैसे बोला कि यूनिवर्स का एंट्रोपी डिफाइन करता है. टोटल एंट्रोपी तुम्हें देखना पड़ेगा स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस समझने के लिए. इसलिए तो तुम्हें तो एंट्रोपी नेगेटिव दिया हुआ है. तुम्हें ये भी पूछा है कि सिस्टम स्पॉन्टेनियस है कि नहीं. तो तुम क्या करते? अगर मतलब वो होता अगर सिस्टम का एंट्रोपी नेगेटिव तो मतलब सिस्टम स्पॉन्टेनियस हो जाता तो तुम डायरेक्टली बोल देते स्पॉन्टेनियस हो जाता. बट ऐसा नहीं होता, इसीलिए तो गिब्स फ्री एनर्जी आया कि तुम्हें देखना पड़ेगा गिब्स फ्री एनर्जी पॉजिटिव या नेगेटिव हो रहा है कि नहीं, क्योंकि डेलेस पॉजिटिव नेगेटिव होने से कुछ नहीं होता. समझे? क्लियर हुआ अभी? ओके. हाँ. तो ये कॉन्सेप्ट आई गेस सबको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, मतलब कैलकुलेशन तो हो ही जाएगा. ओके, चलो. तो इन द मतलब ये इक्वेशन देखो, हब्बर्ड का एक इक्वेशन दिया हुआ है कि नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन से अमोनिया बन रहा है. एंड उसमें उसका रिएक्शन का जो एंथैल्पी का चेंज है वो दिया हुआ है क्वेश्चन किलोजूल से पर क्लियर मोल. नहीं दिख रहा है सर. ओके, अभी हाँ ठीक है, ब्लड आ रहा है. हाँ, ठीक है. ब्लर आ रहा है. नेटवर्क इशू हो रहा है. सबको ब्लर ठीक आ है, रहा है? ठीक है. बाकी लोगों? नहीं ठीक आ रहा है. ओके,
तो एंथैल्पी का चेंज है, नोट डाउन कर लो, एंथैल्पी का जो चेंज है वो है -93 किलो जूल पर मोल, ठीक है। डेल्टा एस है -93 किलो जूल पर मोल, एंड जो एंट्रोपी का, सॉरी एंथैल्पी बोला, एंथैल्पी का चेंज है एंड एंट्रोपी का जो चेंज है डेल एस है वो है -198 जूल पर मोल इंटू केल्विन, ठीक है। एंड बोला है व्हाट एट व्हाट टेम्परेचर will the above reaction be at spontaneous or will the above reaction become spontaneous? कौन से टेम्परेचर में रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा, कैसे सॉल्व करेंगे, एनी आइडिया? हमें बोल दिया गया कि रिएक्शन ऑलरेडी स्पॉन्टेनियस है, ये हम जानते हैं। The temperature with the gives free energy is 0 or less than 0. 0 और लेस देन 0, क्योंकि अगर 0 हो गया तो इक्विलिब्रियम हो गया, अगर उससे भी ज्यादा हो गया तो फिर वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो सकता है, ठीक है। सही बोला, तो हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। डेल जी डेल एच माइनस टी डेल। अच्छा, बाकी सारे क्या ट्राई कर रहे हो? तो फिर मैं थोड़ा देर रुकता हूँ, क्योंकि ट्राई करो मतलब कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन दिख रहा है? ओके, सो आई एम वेटिंग फॉर सम टाइम, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तो देख लो एक बार, ट्राई करो। टेम्परेचर मेंशन है, टेम्परेचर निकलना है, एट व्हाट टेम्परेचर बोला है ना, तो तुम्हें टेम्परेचर ही जानना है। और तुम्हें बोल दिया है कि एट व्हाट टेम्परेचर द रिएक्शन विल स्टार्ट बिकमिंग स्पॉन्टेनियस। तो किसी ने सही पॉइंट आउट किया कि हमें डेल जी का वैल्यू 0 लेना पड़ेगा। अभी डेल जी का वैल्यू 0 लेने से क्या होता है, मतलब एट डेल जी इक्वल्स टू 0 वो इक्विलिब्रियम में जाता है, ठीक है। एंड अगर ये सुनो, डेल जी एट 0 वो इक्विलिब्रियम में जाता है, ठीक है। Sir, minus 0.46 Kelvin. -0.46, Yes, शायद sir. 93 divided by 1 minus 198. सर शायद वो किलो जूल कन्वर्ट करना पड़ेगा जूल किलो में। जूल कन्वर्शन नहीं किया, हाँ। तो कन्वर्ट करके क्या आ रहा है, चलो ट्राई करते हैं, ट्राई करते हैं। एक मिनट। ओके, तो डेल जी टू डेल एच माइनस टी डेल एस। तो डेल एच का वैल्यू क्या है, डेल एच का वैल्यू बोल दिया है कि -93 किलो जूल पर मोल, तो इसको तुम्हें कन्वर्ट करना पड़ेगा, -93 इंटू 10 क्यूब जूल पर मोल, ये नो। एंड टेम्परेचर तुम्हें निकालना पड़ेगा। डेल एस का वैल्यू दिया हुआ है, डेल एस का वैल्यू कितना है, डेल एस का वैल्यू बोला है -198 जूल पर मोल पर केल्विन, ठीक है। तो -198 जूल पर मोल केल्विन। एंड अगर तुमने गिब्स एनर्जी को सपोज 0 कर लिया, मतलब तुम अगर मतलब स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के बारे में भी सोच रहे हो, बट तुम्हें बोल दिया, तुम्हें क्या बोला है कि गिब्स मतलब रिएक्शन कब स्पॉन्टेनियस होगा वो निकलना पड़ेगा। रिएक्शन स्पॉन्टेनियस में डेल जी का वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हुआ डेल जी क्या होता है, नेगेटिव होता है, नेगेटिव। ठीक है। ठीक है, तो मतलब जो भी टेम्परेचर की मतलब जो भी निकलेगा, ठीक है, उस टेम्परेचर के बिलो टेम्परेचर में, उसके नीचे जो टेम्परेचर होगा उससे रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होना चालू करेगा, क्योंकि टी का वैल्यू उससे अगर कम हो गया, टी का वैल्यू जो आएगा उससे अगर टी का वैल्यू कम हो गया तो फिर क्या होगा, ये होल जो इक्वेशन होगा तो इक्वेशन मतलब क्योंकि ये वाला पार्ट अगर छोटा हो गया तो ये वाला पार्ट क्या, क्योंकि पॉजिटिव पार्ट होगा, माइनस माइनस पॉजिटिव पार्ट हो रहा है, तो ये वाला पार्ट क्या बड़ा होगा, तो टी का वैल्यू जो आ रहा है उससे जितना कम होगा, ठीक है, तभी ये होल रिएक्शन मतलब डेल जी का वैल्यू नेगेटिव में जाएगा, तो फिर तभी तुम्हारा रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो सकेगा। समझ में आ रहा है? मतलब ये एक्चुअली निकला हुआ है, तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ टी का वैल्यू, ये 469 केल्विन होगा। कितना है? 469.69. ओके, 169 डिग्री सेंटीग्रेड कुछ भी। तो अगर टेम्परेचर का वैल्यू क्या होगा, इससे ज्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए स्पॉन्टेनियस होने के लिए रिएक्शन? लेस। कम होना चाहिए। कम होना चाहिए।
मतलब लेस देन 496 केल्विन होगा तुम्हारा आंसर। तो फिर ही तुम्हारा रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा, ठीक है। ओके सर वो वाला दिखाए और एक बार थोड़ा। बोलो। 469.68। एक्चुअली मैंने यहाँ पे सॉल्व नहीं किया है, तो हम लोग सॉल्व कर सकते सर ये माइनस होगा क्या? हैं। कौन सा माइनस होगा? सर ये जो 469 वाला, नहीं, माइनस प्लस ही होगा। प्लस आ रहा है ना क्योंकि सबको? उधर चला जाएगा तो वो प्लस हो जाएगा ना, 93,000 हो जाएगा। प्लस आ रहा है सबको? प्लस आएगा। ये सॉल्व करके तो यही आ रहा है ना, टेम्परेचर तो 469। ऑलवेज ठीक है सर, ठीक है पॉजिटिव सर, में ही प्लस आएगा। आएगा, प्लस आएगा। ओके, ठीक है ना, ऑल ओके। चलो, तो बस तो रेट में फोकस करते हैं। तो ये है हमारा एक फॉर्मूला। तो मतलब जो हम पढ़ रहे थे कि जी इक्वल्स टू डेल जी इक्वल्स टू डेल एच माइनस टी डेल एस, ठीक है, डेल जी इक्वल्स टू डेल एच माइनस टी डेल एस। तो उसमें एक मतलब इक्वेशन है, कैलकुलेशन है। अगर मतलब ये मैं तुम्हें सेंड कर दूंगा, तुम कैलकुलेशन देख सकते हो, तो कर लोगे तो तुम्हारा इंट प्रोडक्ट ए आएगा, वी डी पी इक्वल्स टू एच डी टी। एंड ये है हमारा एक्चुअल मतलब क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन, इसको हमें लगेगा, मतलब ये वाला फॉर्मेट बार बार लगेगा, डीपी बाई डी टी इक्वल्स टू डेल एस बाई डेल वी। अब कौन सा क्या है? ऑब्वियसली डीपी मतलब क्या है, फाइनल प्रेशर माइनस इनिशियल प्रेशर, ये है फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। ऑब्वियसली डेल एस मतलब क्या हो गया, एंट्रोपी फाइनल माइनस एंट्रोपी इनिशियल, एंड वॉल्यूम फाइनल माइनस वॉल्यूम इनिशियल। ये तक समझ में आ रहा है सबको? यस सर। ये क्लियर है सबको? डीपी बाई डी टी टू डेल एस बाई डेल वी। चलो फिर क्वेश्चन ही सॉल्व करने का कोशिश करते हैं, सही ज्यादा क्लियर होगा। पहले 10.6 वाला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। फिर क्वेश्चन में क्या है, क्या है इसमें तो इसके लिए पहले ये देख लो कि ये पी एंड टी स्पेस में कुछ दिया हुआ है, ठीक है, प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो इस स्पेस में जो तुम्हारा कार्ब आएगा, मतलब उसका जो डीपीडीटी क्या है, डीपीडीटी एक्चुअली स्लोप है पीटी प्लेस में, है ना। पीटी प्लेस में अगर तुमने कुछ ड्रॉ कर दिया तो उसका स्लोप कितना आएगा, उसका स्लोप क्या बोलोगे, डीपी बाई डी बोलोगे, है ना, ये सर ना। यस सर। तो उसका स्लोप किसके साथ इक्वल हो रहा है, उसका स्लोप जो हो रहा है डीपी बाई डी टी पीटी स्पेस में, स्लोप ऑन पीटी स्पेस, वो इक्वल हो रहा है डेल एस बाई डेल वी के साथ। यस सर। अभी चाहिए, ये सुनो। ओके, तो देखो मतलब अभी इसमें क्या बोला है क्वेश्चन में, क्वेश्चन बार करता हूँ। तो बोला इन द फॉलोइंग स्कीमेटिक डायग्राम द एल्यूमिनोसिलिकेट क्या है उसमें Al2SiO5 है, ठीक है। ये एल्यूमिनोसिलिकेट ट्रिपल पॉइंट इज लोकेटेड एट द प्रेशर ऑफ 4.5 किलोबार एंड टेम्परेचर ऑफ 823 केल्विन। ट्रिपल पॉइंट कौन सा है इस डायग्राम में, ट्रिपल पॉइंट कौन सा है, ये वाला बीच वाला पॉइंट, ये ट्रिपल पॉइंट है। ये ट्रिपल पॉइंट का प्रेशर कितना है, 4.5 किलोबार है। टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर कितना बोला है, 823 केल्विन है, ये वाला फर्स्ट वाला टेम्परेचर है, ठीक है, ये वाला ये पॉइंट है 4.5 केल्विन एंड 823 केल्विन है, 4.5 किलोबार प्रेशर है, 823 केल्विन इसका टेम्परेचर है। अभी क्या मांगा है इसमें, द रिएक्शन ऑफ एंडालुसाइड टू सिलिमिनाइट, मतलब हम कौन सा कार्ब देखेंगे, इन तीनों में से कौन सा कार्ब देखेंगे, बस ये वाला लास्ट वाला कार्ब भी देखेंगे जिसमें एंडालुसाइड से सिलिमिनाइट का रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। एंडालुसाइड टू सिलिमिनाइट हैज नेगेटिव स्लोप आ रहा है, मान लिया, ठीक है। नेगेटिव स्लोप का वैल्यू क्या दिया हुआ है, -18.22 बार पर केल्विन, ठीक है। अभी क्या पूछा है, द प्रेशर ऑफ द रिएक्शन, तो ठीक है, तो ऑब्वियसली कुछ समझ में नहीं आएगा यहाँ से, उसको मतलब इजी वे में डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो ये तो मान रहे हो कि सपोज ये ट्रिपल पॉइंट है एंड ये एल्यूमिनोसिलिकेट का कार्ब हो गया, ठीक है, ये एंडालुसाइड है, ये सिलिमिनाइट है, इज इट ओके? यस सर। ओके, ट्रिपल पॉइंट का क्या दिया हुआ है, ट्रिपल पॉइंट का बोला है, ये वाला ट्रिपल पॉइंट है, ट्रिपल पॉइंट का प्रेशर दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया हुआ है। प्रेशर कितना बोला है, प्रेशर बोला है 4.5 किलोबार में बोला है, ठीक है, याद, हाँ किलोबार वाला याद रखना, 4.5 किलोबार में बोला है। एंड टेम्परेचर क्या बोला है, 823 केल्विन। केल्विन बोला है, ठीक है, अच्छा।
अभी क्या मांगा है, तुम्हें बोला है कि 923 केल्विन में द प्रेशर ऑफ द रिएक्शन एट 923 केल्विन, मतलब अगर 923 केल्विन मान लो, ये पॉइंट हो गया 923 केल्विन, इस पॉइंट में प्रेशर कितना आएगा, ये मांगा है, ये प्रेशर मांगा है, ये सुनो, Yes, sir. Yes, तो sir. ये निकलना पड़ेगा। तो आर यू गाइस डूइंग इट, मतलब ट्राई टू सॉल्व इट ऑन योर ओन, ठीक है। So I am giving some time, just try to solve it. तो कैसे अप्रोच कर सकते क्वेश्चन को, ओके और मैं थोड़ा कुछ बता देता हूँ, पहले बोलना चाहिए था कि 1 पास्कल जो है, ठीक है, ये 1 जूल पर 1 मीटर क्यूब के बराबर है, 1 पास्कल ऐसा यूनिट। एंड तुम्हें पता है क्योंकि ये वाट डन का यूनिट है, ये प्रेशर का यूनिट है, ये वॉल्यूम का यूनिट है, हमें पता है W इक्वल्स टू P डेल V, सो 1 पास्कल इक्वल्स टू 1 जूल पर 1 मीटर क्यूब, ये याद रखना। And 1 bar equals to 10 to the power 5 Pascal. तो कोई सॉल्व कर रहा है, चलो चलो तो फिर ट्राई करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या बोला है, dp बाई dt इक्वल्स टू डेल एस बाई डेल वी, मतलब ये हमारे पास है फॉर्मूला है, dp बाई dt इक्वल्स टू डेल एस बाई डेल वी। अच्छा मुझे बोलो इसमें क्या क्या नोन है, मतलब मैं अगर इसको ब्रेक डाउन कर लूँ, पी फाइनल, पी इनिशियल, पी फाइनल माइनस टी इनिशियल, एस फाइनल माइनस एस इनिशियल, वॉल्यूम फाइनल माइनस वॉल्यूम इनिशियल, इसमें क्या क्या नोन है। टेम्परेचर फाइनल इनिशियल Initial. है और प्रेशर इनिशियल फाइनल मालूम नहीं प्रेशर का। राइट राइट, सही पकड़ा, क्योंकि हमारे फाइनल टेम्परेचर क्या है 923 केल्विन, ये है फाइनल टेम्परेचर, क्योंकि हमें अल्टीमेटली इसमें रीच करना है 923 केल्विन में रीच करना है, ठीक है। इनिशियल टेम्परेचर क्या है 823 केल्विन, ओके। इनिशियल टेम्परेचर में इनिशियल प्रेशर कितना है, मतलब ये जो 823 केल्विन है इसमें इनिशियल प्रेशर कितना है 4.5 किलोबार, तो किलोबार को हटा सकते हैं, 4.5 इंटू 10³ बार कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर ये इसमें लगता है पी फाइनल जो हमें पता नहीं है, ठीक है। एंड ये जो डेल एस बाई डेल वी जो स्लोप है, स्लोप हमें पता है, ये दिया हुआ था, स्लोप स्लोप दिया हुआ था है ना, -18.22 बार पर केल्विन, -18.22 बार पर केल्विन, ये सुनो, ये तक ठीक है सबको, यस सर यस सर। ओके। तो मैंने 4.5 को किलोबार से बार में कन्वर्ट किया, क्योंकि ये जो स्लोप है तुम्हें बार पर केल्विन में दिया हुआ है, ठीक है, तो तुम्हें कन्वर्शन करना ही होगा, ठीक है। तो वी कैन सॉल्व इट, राइट, वी कैन सॉल्व दिस इक्वेशन फॉर पीएफ, कर सकते हैं ना सॉल्व, I will try, sir. ओके। किसी का आया है, किसी का कुछ वैल्यू आया है पीएफ का, ओके ओके, सो वी कैन सॉल्व इट, राइट। तो चलो सेकेंड प्रॉब्लम में जाते हैं फिर, सर आंसर कितना है? ओके। इसका आंसर मिला लो, ये होगा 1678 बार, किसका आया है या 2.67 किलो बार, Yes, sir. ओके। तो चलो सेकेंड प्रॉब्लम के लिए जाते हैं, तो पहले देख लो सेकेंड प्रॉब्लम में क्या क्या मांगा है,
ओके, तो सेकेंड प्रॉब्लम में ये बोला है कि द स्टेबिलिटी फील्ड बाउंड्री बिटवीन टू मिनरल ए एंड बी इज लीनियर विद द पॉजिटिव स्लोप इन द पीटी स्पेस। मतलब फिर से वो पीटी स्पेस में ही हमें जाना पड़ेगा कि अगर हम इसको मतलब जस्ट इमेजिन करने की कोशिश करें क्या बोला है क्वेश्चन में। तो ये मान लो हमारा एक पीटी स्पेस है, हमें बोला है कि स्टेबिलिटी फील्ड बाउंड्री बिटवीन अ मिनरल ए बी इज लीनियर विद द पॉजिटिव स्लोप। एक पॉजिटिव स्लोप है इसमें, सपोज ये ए है ये बी है, ठीक है। एंड इसमें पूछा गया है द मोलर एंट्रोपी ऑफ ए एंड बी। मोलर एंट्रोपी बोल दे 85.5 एंड 92.5 जूल पर केल्विन। मतलब एसए एंड एसबी दोनों का मोलर एंट्रोपी, एसए का बोला है एंड एसबी का बोला है, मेरा मोलर एंट्रोपी बोला है respectively, and the respective molar volume 35.5 and 38.3 मोलर वॉल्यूम भी बोल दिया है, लाइक इसका मोलर वॉल्यूम वी ए एंड इसका मोलर वॉल्यूम वी बी, ये सब हमें पता है, ठीक है। तो द क्वेश्चन इज द स्लोप ऑफ द फेस बाउंड्री इन पीटी स्पेस। तो इक्वेशन क्या यूज करेंगे? स्लोप निकालने के लिए कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे? वो क्लासेस का इक्वेशन। राइट, क्लासेस क्लैपरिंग यूज करेंगे। सब ट्राई करो खुद से। dp by dt इक्वल्स टू del s by del v। तो हमें क्या पूछा गया? द स्लोप ऑफ द फेस बाउंड्री, ठीक है। बट हमारे पास क्या इक्वेशन, हमारे पास डीपी डी टी का कुछ नहीं है, बट इसका स्लोप क्या है? मैंने जो पहले बोला स्लोप मतलब क्या है, डीपी बाई डी टी है एंड डीपी डी टी इक्वल्स टू क्या है, डेल एस बाई डेल वी है। मतलब एंट्रोपी चेंज Here del S by del V. डेल एस बाई डेल वी, एंट्रोपी चेंज डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम का जो चेंज है उससे हम स्लोप निकाल सकते हैं। तो वही क्या हो गया हमारा पीटी स्पेस में स्लोप हो जाएगा। ये सर नो कुछ प्रॉब्लम है इस, मतलब इजी है ना? हेलो, Yes, sir. ओके। तो फिर बस फॉर्मूला पुट करना है और उसका हो जाएगा, है ना? तो चलो करते हैं 92.5। तो इसका अच्छा, और आंसर एक बात, 2.33। क्या आंसर आ रहा है बोलो? 2.33। 2.33। चलो एक बार देख भी लेते हैं, थोड़ा पुट करते हैं। 2.6. 2.6 क्लोज एनफ। 2.6 यूनिट बोलो। 2.6 क्या है? बार पर केल्विन में आ रहा है ना यूनिट, ठीक है। क्योंकि इसमें एक ही प्रॉब्लम होगा कि तुम लोगों ने जिसने ठीक से किया है कि देख लो एक बार 92.5 डेल एस मतलब एस टू, मतलब फाइनल एस तो यही है, इनिशियल एस कितना है 85.5। 85.5, ठीक है। तो फाइनल एस में फाइनल वी कितना था? 38.2। 38.2 माइनस 35.5। अभी प्रॉब्लम क्या है, ये सीसी में है, मतलब सेंटीमीटर क्यूब में है, ठीक है। तो हमें इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। एंड ऊपर वाला पोर्शन वो किस में है? ये तो नॉर्मली जूल पर केल्विन पे ही है, ठीक है। तो नीचे आता है 2.7 जो सेंटीमीटर क्यूब से मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए मतलब क्या लगता है 10⁻⁻⁶। बाकी और रिस्पॉन्ड करो, मतलब अगर वैसा किया था 2.59 इसका आता है इंटू 10⁻⁶ जूल पर केल्विन मीटर क्यूब। अभी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, जैसा मैंने बोला कि जूल पर मीटर क्यूब मतलब पास्कल होता है, तो ये इसमें तुम्हारा है जूल पर मीटर क्यूब। उसमें मतलब तुम्हारे पास पास्कल है, तुम्हारे पास पास्कल पर केल्विन है, मतलब तुम्हारा आंसर आया 2.59 इंटू 10⁻⁶ पास्कल पर केल्विन। बट 10⁵ पास्कल मतलब क्या होता है? 1 एक बार मतलब क्या होता है 10⁵ पास्कल? 25.9 bar. ओके, okay, so there's the last formula of today's class. Please respond that you are understanding it, or just is it okay the way I am doing it in the later phase, or पहले वाला ठीक था?
या फिर सेकंड वाला ठीक है? मतलब डायरेक्टली फॉर्मूला एंड मैथ्स ये वाला प्रोसेस ठीक है, या फिर डेरिवेशन जो कर रहा था वो चाहिए? ठीक है। ओके। सर हाँ बोलो। क्रिस्टोग्राफी जो सर ने स्टार्ट किया था ना, ओके ओके। वो मतलब बड़ा अच्छा लगा था सर उनका। मतलब आपका भी सब ठीक है सर, मतलब उनका जो तरीका था वो भी सही लगा था सर, एक बार सर वो भी। ओके। एक्चुअली एक्चुअली मैं जो कर रहा हूँ फिर मैंने रियलाइज किया कि मतलब सारे डेरिवेशन नहीं चाहिए, तो सेकेंड प्रोसेस में मैं वही ट्राई कर रहा हूँ कि फॉर्मूला बताने का कोशिश कर रहा हूँ, उससे बस मैथ्स सॉल्व करने का कोशिश कर रहा हूँ। आई गेस इससे मतलब ज़्यादा आसान हो गया, या फिर अगर कुछ सजेशन हुआ तो फिर भी तुम लोग बोल सकते हो, तो आई कैन फॉलो दैट। ओके चलो। तो अच्छा, इसमें और एक प्रॉब्लम है, ठीक है? ओके। तो अभी तक हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्यू इक्वल्स टू एन आर टी एल एन वी फाइनल बाई वी इनिशियल, याद है ये वाला? यस सर। एंड एंट्रोपी का क्या है? एंट्रोपी का फॉर्मूला क्या था? डेल एस इक्वल्स टू क्यू बाई टी, ये समझो। तो हम ऐसे इसको लिख सकते हैं, डेल एस इक्वल्स टू एन आर एल एन वी फाइनल बाई वी इनिशियल, ठीक है? तो ये जो फॉर्मूला देख रहे हो, सर इंटू 1/t। रिपीट करो, नहीं समझ में नहीं नहीं क्या बोला। नहीं, सही है सही है तो सही है। नीचे टी हाँ बोलो, कोई कुछ बोल रहे हो? वो कैंसिल हो गया ना, वो टी जो था वो कैंसिल हो गया दोनों में। हाँ ये हाँ, गॉट तो इट डेल गॉट एस इट। इक्वल्स टू एन आर एल एन वी फाइनल बाई वी इनिशियल, ये ठीक है ना? हाँ सर ठीक। यस। ओके। तो एक्चुअली इस फॉर्मूला से ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व होगा, ठीक है? तो मतलब ये ट्राई करो, कुछ नहीं हुआ तो कल मतलब नेक्स्ट डे जब क्लास होगा तब कर सकते हैं ये वाला पार्ट। सर ऊपर में जो ये कुछ डाटा दिया हुआ है वो इसी से अटैच्ड है या कुछ और है वो? ये एक्चुअली ऑलरेडी मैंने बोल दिया है, इसलिए मैं उसमें नहीं जा रहा था। तो ओके ओके। एक्चुअली ये वाला ओ वाला हो गया है, डेल जी वाला स्पॉन्टेनियस वाला, डेल एच माइनस टी डेल्टा एस, सॉरी, मतलब डेल जी इक्वल्स टू डेल एच माइनस टी डेल्टा एस। तो इसमें जो ये है कि तुम्हें देखना होगा कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होने के लिए क्या होगा कि डेल जी का वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव वो चेक करना पड़ेगा, ठीक है? तो सपोज मान लो कि डेल एच पॉजिटिव है, डेल एस पॉजिटिव है, ठीक है? तो अभी टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगा डेल जी का वैल्यू, यस और नो? यस यस। तो क्या होगा, मतलब अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा क्या होगा, एंड कम होगा तो फिर क्या होगा, दोनों ही अगर पॉजिटिव है? अगर ज़्यादा होगा तो नेगेटिव। नेगेटिव मतलब स्पॉन्टेनियस। अगर कम होगा तो पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस। राइट। तो जो बोला कि अगर दो डेल एच एंड डेल एस दोनों ही अगर पॉजिटिव है, बट स्टिल अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो फिर जो सेकेंड पार्ट उसका वैल्यू ज़्यादा हो जाएगा, तो डेल जी का वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है? तो फिर रिएक्शन तुम्हारा क्या हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। ये कब होगा, जब टेम्परेचर तुम्हारा ज़्यादा होगा, एंड टेम्परेचर तुम्हारा अगर कम होगा फिर तो उल्टा सिचुएशन होगा, डेल जी का वैल्यू पॉजिटिव होगा एंड रिएक्शन तुम्हारा नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। बट सर ऑल्सो डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ द डेल एच एंड डेल एस। हाँ ये इसीलिए, पॉजिटिव है बट डेल एच का अगर ज़्यादा है तो अफेक्ट करेगा। राइट, इसलिए मैंने वो सिचुएशन बोल दिया कि दोनों पॉजिटिव है ना?
तो अगर तुम ये मतलब ग्राफ देख सकते हो, ये खुद से भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि मतलब तुम्हें देखना होगा कि डेल एच एंड डेल एस का वैल्यू कैसा आ रहा है, कब क्या आ रहा है, तो उससे तुम सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ये समझ में आया? यस सर। तो इसमें लिखा हुआ है, तो ये तुम खुद से देख सकते हो। ओके, ओके, तो बस एक लास्ट चीज देख लेते हैं आज के लिए। अगर कोई रिएक्शन हुआ, क्या ए प्लस बी, मतलब मान लो एक सिंपल रिएक्शन है, ए से बी रिएक्ट करके फॉर्म कर रहे हैं सी एंड डी फेस। ठीक है, and सारे का स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है स्मॉल ए, बी का बी, का स्मॉल सी, डी का स्मॉल डी। ठीक है, तो तुम्हें पूछा जा सकता है कि इस रिएक्शन का डेल्टा एच क्या है, मतलब एंथैल्पी चेंज फॉर दैट रिएक्शन क्या है। तो कोई भी रिएक्शन का एंथैल्पी का चेंज बताने के लिए तुम्हें जो करना होगा, तो प्रोडक्ट साइड का एंथैल्पी माइनस रिएक्टेंट साइड का एंथैल्पी चाहिए। ठीक है, प्रोडक्ट साइड का एंथैल्पी माइनस रिएक्टेंट साइड का, यानी मोटा मोटी अगर तुम देखो तो डेल एच प्रोडक्ट माइनस डेल्टा एच रिएक्टेंट ही बोलना पड़ेगा तुम्हें। ठीक है, एंड उसके साथ तुम्हें समेशन करना पड़ेगा इन वाला टर्म, मतलब स्टोइशियोमेट्रिक वाला कोएफिशिएंट। इससे समझ में नहीं आएगा तो हम मतलब देख सॉल्व करने की कोशिश करते हैं उससे, अगर हो तो मतलब क्या होगा, मतलब अगर सी जो है मान लो एक फेस है, तो सी को फॉर्म करने के लिए गिब्स मतलब एंथैल्पी का चेंज लगा एच सी। ठीक है, तो उसको तुम्हें इंटू मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सी के साथ, मतलब जो उसका जो स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, इसको तुम्हें प्लस करना पड़ेगा स्मॉल डी के साथ, एच डी। एंड इसको तुम्हें ये जो प्रोडक्ट साइड का जो पार्ट है, इसको तुम्हें माइनस करना पड़ेगा रिएक्टेंट साइड के पास, रिएक्टेंट साइड के एंथैल्पी के साथ। ठीक है, ये समझ में आया? एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन, यस सर। मतलब सिंपल वे में मैं जो बोलना चाहता हूँ, अगर तुम्हारा सी फेस भी है तो सी फेस फॉर्म करने के लिए भी तुम्हें एक एंथैल्पी चाहिए होगा, डी फेस फॉर्म करने के लिए भी तुम्हें एंथैल्पी चाहिए होगा। ठीक है, बट तुम्हारा जो होल रिएक्शन है, अगर मान लो तुमसे पूछा गया होल रिएक्शन का क्या एंथैल्पी चेंज है, वो होगा तुम्हारा डेल एच, वो होगा तुम्हारा डेल एच। एंड होल रिएक्शन का एंथैल्पी तुम्हें पता करने के लिए तुम्हें प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट साइड करना पड़ेगा, प्रोडक्ट साइड का एंथैल्पी माइनस रिएक्टेंट साइड का एंथैल्पी। ओके, तो इससे मतलब सर बाकी सारा कुछ फॉर्मूला है। प्रोडक्ट एंड साइड का डी एच डी होगा या डी एच सी होगा? ओके, ठीक है, ऐसे कॉन्सेप्ट समझ में आया? जी सर। तो ये तुम्हारा डेल एच ऑफ द रिएक्शन। तो अभी ऐसे जब मैंने बोला डेल एच ऑफ द रिएक्शन, तो ऐसे सिंपली डेल एच ऑफ द रिएक्शन भी होता है। ठीक है, मतलब रिएक्शन का डेल एच भी होता है, और वो भी सेम वे में होता है, मतलब जो फॉर्मूला है सेम फॉर्मूला अप्लाइड होगा सी इंटू, बट बस चेंज हो जाएगा सारा कुछ, टी इंटू इंटू डेल एच ऑफ रिएक्शन। सर ये रिएक्शन क्या कहना चाह रहा है? डेल एच ऑफ रिएक्शन क्या कहना चाह रहा है? हाँ। एक्चुअली देखो, मतलब ये इसमें मत जाओ डेलेस में। एक्चुअली तुम समझने की कोशिश करो कि तुम्हें सपोज अगर मतलब सी एक कोई फेज है, ठीक है, तो वो फेज फॉर्म होने के लिए, मतलब समझो अगर कोई, मतलब चलो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन सॉल्व से ज़्यादा इजी होगा। तो मतलब ये फॉर्मूला देख लो कैसे फॉर्मूला आ रहा है, एंड ये यस। हाँ, मतलब मैं वो जो बोलना चाहता हूँ, अगर तुम समझने की कोशिश करो, अगर तुम्हारे पास एक फॉर्म एक भी है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस सिलिक SiO2, ठीक है, और उससे तुम्हारा CaSiO3 फॉर्म हो रहा है। ठीक है, CaSiO3 फॉर्म हो रहा है। ठीक है, एंड तुम्हारा ये जो होता है इसको हम बोलते हैं मतलब फॉर्मेशन एंथैल्पी, इसको हम इस बोलते हैं, इसको फॉर्मेशन बोलते हैं, मतलब सारे में एफ एफ लगा दो, फॉर्मेशन बोलते हैं। ठीक है, फॉर्मेशन क्यों बोलते हैं, मतलब फॉर्मेशन एंथैल्पी हो गया, फॉर्मेशन एंट्रोपी हो गया,
ठीक है, ये सारे एक चीज को ही डिफाइन करता है, फॉर्मेशन एंथैल्पी। मतलब अगर मैं सिर्फ फॉर्मेशन एंथैल्पी के बारे में ही बोलूं, क्योंकि दोनों सेम ही है, फॉर्मेशन एंथैल्पी एंड एंट्रोपी। फॉर्मेशन एंथैल्पी को तुम ऐसे ही चेक लिखो। फॉर्मेशन एंथैल्पी वही हो गया कि अगर समझो तुम्हारे पास कैल्शियम ऑक्साइड है, तो उसको फॉर्म करना पड़ेगा उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से, मतलब कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन से। सपोज तुम्हारे पास, एंड उसके लिए जो एंथैल्पी का जो चेंज हो रहा है, ठीक है, वो है फॉर्मेशन एंथैल्पी फॉर कैल्शियम ऑक्साइड। सपोज तुम्हारे पास SiO2 है, ठीक है, एंड वो फॉर्म हो रहा है सिलिकॉन प्लस 2 ऑक्सीजन से, तो उसके लिए जो एंथैल्पी का चेंज हो रहा है, फॉर्मेशन एंथैल्पी चेंज हो रहा है, तो है सिलिका का फॉर्मेशन एंथैल्पी, ठीक है। एंड सिमिलरली कैल्शियम सिलिकेट का, बट वो कैल्शियम सिलिकेट कैसे फॉर्म होना चाहिए, कैल्शियम प्लस सिलिका प्लस ऑक्सीजन, वो है फॉर्मेशन एंथैल्पी फॉर कैल्शियम सिलिकेट, ठीक है। तो अभी तुम्हें क्या पूछा गया, अगर तुमसे पूछा गया कि ये नहीं चाहिए, हमें चाहिए फॉर्मेशन एंथैल्पी बताओ, बट रिएक्शन का बोलो, नॉट, समझ रहे हो क्या बोल रहे हो, कि CaSiO3 फॉर्म हो रहा है, ठीक है, ये रिएक्शन का ही बोलो, CaSiO3 फॉर्म होने का, बट वो फॉर्म हो रहा है कैल्शियम ऑक्साइड एंड SiO2 से, नॉट फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट, एंड उस रिएक्शन का फॉर्मेशन एंथैल्पी बताओ, ठीक है। तो ऐसे केस में तुम क्या फॉलो करोगे, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। तो डेल H फॉर कैल्शियम सिलिकेट, रिएक्शन का अगर हो गया, तो प्रोडक्ट साइड में क्या है, ये है प्रोडक्ट, ये रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट का जो फॉर्मेशन एंथैल्पी है माइनस रिएक्टेंट का फॉर्मेशन एंथैल्पी, मतलब तुम ऐसे लिखोगे H फॉर्मेशन फॉर कैल्शियम सिलिकेट माइनस H फॉर्मेशन फॉर सिलिकॉन प्लस H फॉर्मेशन फॉर कैल्शियम।